अच्छा बेटा, हमारा जो अगला चैप्टर है ना, वो क्या है? वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी की तरह हेड ही है, एक इनकम का हेड है। लेकिन इसमें आपकी जो इनकम है, वो हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो आप लोगों को याद होगा, हमने कुछ डिस्कशन की थी टैक्सेबल इनकम के बारे में। तो हमने यहाँ हेड्स ऑफ इनकम लिखे थे। ये आपको वही लेक्चर शो करा रहा हूँ जो हमने उस वक्त पढ़ा था। ये इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी इतनी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इतनी, कैपिटल गेन इतना, प्रॉपर्टी इनकम इतना, और अदर सोर्सेज इतना। सैलरी का चैप्टर हमने पढ़ लिया है सारा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना सीखा है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीखी। अब अगला जो हमारा हेड है ना, वो है इनकम फ्रॉम, सॉरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें किस तरह की इनकम आती है? किस तरह की इनकम आती है? सबसे पहले तो आप ये देख लें बेटा, इसमें ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है जी, इन रेंट इनकम। ये रेंट इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, आपके पास हाउस है, बिल्डिंग है, या फिर कोई ओपन लैंड है। आप क्या कहते हैं, इसको रेंट पे दे देते हैं। ओपन लैंड एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है ना, जो ज़रात के लिए इस्तेमाल हो, उसको अगर आप रेंट पे दें और वहां से रेंट आए, तो वो इस हेड में फॉल नहीं करता। असल में वो होता ही एग्जेम्प्ट है, तो वो उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। बल्कि मैं इसको ना यहाँ से एग्रीकल्चर लैंड वाले पॉइंट को निकाल देता हूँ। वो तो अंडरस्टूड है ना कि वो एग्जाम्प्ट है। तो भाई, एक तो आपकी ये इनकम इसमें ये आनी है, जिसमें आप उसको देखते हैं कि भाई, रेंट इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस, बिल्डिंग, ओपन लैंड, अगर आप किसी को रेंट पे दें और वहां से आपको रेंट की इनकम आए, इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई। दूसरी जो इनकम इसके अंदर फॉल होती है, वो कौन सी फॉल होती है? इसमें आता है फॉर फिटेड डिस्पोटर, फॉर फिटेड डिपॉजिट, फॉर फिटेड डिपॉजिट अगेंस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या फॉरफिटेड डिपॉजिट अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें कि एक सेलर है, और उसके पास एक अदद बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग बनाई है मैंने। क्या बनाया मैंने? ये बिल्डिंग है जी उसकी। ठीक है, कि किसी दूसरे बायर को सेल कर देते हैं। क्या करता है ये? किसी बायर को सेल कर देता है। लेकिन टर्म्स क्या है? टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तें, शर्त शरायत, टर्म्स ऑफ सेल एग्रीमेंट क्या है? ठीक है, टोकन मनी कह लें, बयाना कह लें, बयाना कह लें। ठीक है, जिसको बयाना कहते हैं, एडवांस थोड़ा सा दे देते हैं, उसको हम कहते हैं। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा हुआ है जी? सबसे पहले, बायर पेज
चलिए, टोटल सेल वैल्यू फर्ज करें। टोटल सेल वैल्यू है जी ₹5 मिलियन। इतने में ये प्रॉपर्टी सेल हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप सेल में रख लें। दूसरा क्या है? एडवांस पेमेंट। बायर ने पेमेंट जो एडवांस की है ना, वो कर दी है जी 1 मिलियन। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है जी? रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड। रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 6 मंथ्स। बायर कहता है कि भाई ये जो 4 मिलियन रहता है ना, ये मैं आपको सेलर को दे दूंगा 6 महीने के बाद। और उसी वक्त मैं आपको इस बिल्डिंग की पोजेशन आपसे ले लूंगा, यानी कि कब्जा ले लूंगा। ट्रांसफर पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ में एक ये भी एग्री हो जाता है कि भाई इन केस ऑफ फेलियर टू पे रिमेनिंग अमाउंट, द सेलर विल forfeit the advance डिपॉजिट। ठीक है, ये जो एडवांस डिपॉजिट है ना 1 मिलियन का, ठीक है, उसमें लिखा कि अगर बायर ने टाइम पे ये पैसे ना दिए, 6 महीने का टाइम लिया उसने, तो वो ये अमाउंट जब्त कर लेगा। इस अमाउंट को हम कहते हैं फॉरफिटेड डिपॉजिट। अगर फर्ज करें कि बायर फेल हो जाता है, वो 6 महीने के बाद उसके पास पैसे नहीं, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं पैसे दे सकता, तो सेलर क्या करेगा? ये अमाउंट वह उसको वापस नहीं करेगा। तो सेलर की फिर ये जो इनकम होगी ना, वो हो जाएगी 1 मिलियन रुपीज। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये सेलर की इनकम है। और ये इनकम भी कौन सी है? फॉरफिटेड डिपॉजिट। क्या कहेंगे इसको? फॉरफिटेड डिपॉजिट। ठीक है जी। ठीक है बेटा। ये आपकी जो इनकम है, ये वाली जो फॉरफिटेड डिपॉजिट है, ये आपकी फिर जाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। ठीक है भाई। इसको हम कहते हैं कि भाई ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में चली गई। ठीक है। सही है। क्यों जी, बात समझ आई है? ठीक है जी। चलें। चलें जी। अच्छा जी। अब इसके अलावा एक और बात सुन लें। एक और बात सुन लें, दो बातें हमने कर ली ना। दो बातें हमने कर ली। तीसरी बात सुन लें। तीसरी बात यह है कि बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी याद है आपको? हमने कहा था कि भाई सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। क्यों जी? याद है? हमने कहा था सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस क्या होते हैं? अक्रूवल बेसिस सुन लें। फर्ज करें, फर्ज करें भाई, आपका जो, देखें भाई, मैं एग्जांपल से जरा समझ लें। मैं आपको बता देता हूँ। अक्रूवल बेसिस क्या है जी?
इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि टैक्स ईयर 2024 है, आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रेंट पे दी। कितना रेंट है जी उसका? रुपीज 1 लाख पर मंथ। ठीक है, 1 लाख रुपए पर महीना आपने उसका रेंट लेना है। अच्छा, पर मंथ। मुझे एक बात बताएं कि फर्ज करें कि ये 2024 है, अगला साल है 2025, उससे अगला साल है 2026। ठीक है, चले भाई। पर मंथ रेंट जो है, अगर 1 लाख रुपए है, तो आपका एनुअल रेंट कितना बनेगा भाई? पूरे साल का, पूरे टैक्स ईयर का, 2024 का कितना बनेगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12। इतना ही बनेगा ना, 12 लाख बनेगा पूरे साल का। ठीक है जी। चले, उसके बाद आपका अगले साल का कितना बनेगा? वो भी इतना ही बनेगा। या आपने अगर समझ नहीं है, चले आप कह लें कि जी 10% इंक्रीज हो गया, वो 13 लाख 20 हजार बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप इंक्रीज कर देंगे, तो अगेन तो आपका 14 लाख 52 हजार बन जाएगा। ऐसा ही होगा ना? क्यों भाई? ऐसा ही होगा। अच्छा, अब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, इसका मतलब समझने लगे हम। सिनेरियो वन, सिनेरियो नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन सुन रहे। सिनेरियो नंबर वन क्या है जी? सिनेरियो वन ये है, सिनेरियो वन ये है कि ये 3 साल की कितना रेंट बनता है? 39 लाख 92 हजार। ठीक, इतना ही बनेगा ना? 39 लाख 72 हजार बनेगा, ऐसा ही है टोटल। तीन तीन साल का रेंट। अच्छा, अब देखिए सिनेरियो वन ये क्या है। टोटल 3 इयर्स रेंट रिसीव्ड इन टैक्स ईयर 2024। चले, मैं ना एक ही सिनेरियो में सारा कवर कर देता हूँ। वो क्या है? हम कहते हैं कि भाई टैक्स ईयर 2024 का भी रेंट है, 25 का भी रेंट है, 26 का भी रेंट है। जो टेनेंट है ना, टेनेंट उसने दूसरे साल में सारा रेंट पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स ईयर 2024 में उसने कोई अमाउंट पे नहीं की। इसका यही मतलब हुआ ना, कोई अमाउंट पे नहीं की। टैक्स ईयर 2026 में भी उसने कोई अमाउंट पे नहीं की, लेकिन टैक्स ईयर 2025 में उसने सारी अमाउंट पे कर दी। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स ईयर 2025 में उसने सारी अमाउंट कैश में पे कर दी है, हालांकि वो 3 सालों की अमाउंट है। अगर तो सैलरी इनकम वाले कॉन्सेप्ट पे चलें कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, अगर हम कहते हैं कि भी रेंट भी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, तो सारे का सारा टैक्स जो है ना, वो हम टैक्स ईयर 2025 में इस इनकम को टैक्सेबल कंसीडर करते हैं। लेकिन अब चूंकि अक्रूवल बेसिस है, तो हमें पता है कि इस अमाउंट में जब हम टैक्स ईयर 2024 की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि भाई इस साल का रेंट बनता है 12 लाख रुपए, तो हमने इसको टैक्सेबल 12 लाख करना है। ठीक है, इसी साल में करना है। और 2025 का रेंट बनता है 13 लाख 20 हजार, तो उसको हमने उसी साल में रेंट टैक्सेबल करना है। ठीक है,
2026 का बनता है 14,52,000, हमने उसी साल में उसको टैक्सेबल करना है। ठीक है। और ये जो आपको रिसीव हुआ है ना 2025 में, इसको हमने इग्नोर कर देना है। यानी कि हमने इसका कोई असर नहीं लेना कि भाई आपको रेंट कब रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ। देखें, 2024 में हमने 12 लाख टैक्सेबल कर दिया, हालांकि कुछ भी नहीं रिसीव हुआ था। 2026 में भी हमने रेलिवेंट जितनी अमाउंट बनती थी वो टैक्सेबल कर दी, हालांकि हमें पिछले ही साल सारी अमाउंट रिसीव हो गई थी। और 2025 में भी हमने सिर्फ उतनी अमाउंट टैक्सेबल की जितनी उससे रिलेट करती थी, हालांकि हमें 3 सालों की अमाउंट मिली थी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आप प्रीपेड समझ ले, बिल्कुल सही है। ठीक है, अक्रूड है या प्रीपेड है, और जो भी सिस्टम है। तो हमने ये समझने की हद तक ये रखना है कि भाई जिस साल का रेंट जितना बनता है वो मिला है या नहीं मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने टैक्सेबल उतना ही करना है जितना बनता है, जितना होना चाहिए था। ठीक है जी। चलें जी, अब नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद करते हैं बाकी।
जी बेटा, क्लास शुरू करें। ये बच्चों, क्लास शुरू करें। चले। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने शुरू किया हुआ है आज। अच्छा बेटा, एक और चीज, पॉइंट, ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे ना। पॉइंट नंबर फोर। फोर। इसमें ना जो रेंट होगा ना, चार्जेबल टू टैक्स, इट विल बी हायर ऑफ, हायर ऑफ व्हाट, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट, और दूसरा फेयर मार्केट रेंट। ठीक है। फर्ज करें कि अगर लेट्स सपोज, ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, ये 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। 1 लाख रुपए पर मंथ, ये कैसे हमने लिया है? हमने इस तरह से लिया है कि भाई, ये जो, फर्ज करें कि एक्चुअल में जितनी रेंट पे आपने बिल्डिंग दी है, प्रॉपर्टी दी है, वो है लेट्स सपोज 90,000 रुपीज। वो कितना है? लेट्स सपोज 90,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ। लेकिन मार्केट के अंदर उसका जो रेंट बनता है, वो बनता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। ठीक है। तो बेटा, आपने इन दोनों का चूंकि हायर लेना है, तो आपने हायर वाली अमाउंट, एक्चुअल में बेशक वो क्वेश्चन में कहे कि भाई इतने पे रेंट पे दे दिया, इतने में दे दिया, लेकिन फिर मार्केट रेंट जितना होगा हमने फिर हायर वो वाला लेना है। ठीक है। दोनों में से जो हायर, फर्ज करें कि एक्चुअल रेंट अगर लेट्स सपोज आप कह लें कि भाई 150,000 है पर मंथ, और फेयर मार्केट रेंट 1 लाख है, तो फिर हमने 150,000 लेना है। ठीक है। तो इन दोनों में से जो हायर होगा, वो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट। समटाइम्स क्या होता है कि आपने एक बिल्डिंग दी रेंट पे, बिल्डिंग रेंट पे दी, अलोंग विद मशीनरी। ठीक है। आपने, आपके पास फर्ज करें फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उसमें मशीनरी भी लगी हुई है, तो आपने सारी की सारी रेंट पे दे दी। ठीक है, सारा का सारा रेंट पे आपने दे दिया। तो भाई, इसकी जो रेंट की इनकम है ना, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, बल्कि ये जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये एक छोटा सा ऐड है जो भी हमने नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे। तो बेटा, ये आपका जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाना, जिसमें आपने बिल्डिंग भी रेंट पे दी और उसके अंदर मशीनरी वगैरह भी लगी हुई है, तो उससे जो भी आपको इनकम आएगा, है तो वो भी बिल्डिंग से ही रेंट की इनकम है, लेकिन वो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर करना, उसको हमने करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, कानून के मुताबिक। एक और बात सुन लें। पॉइंट नंबर 6। फर्ज करें कि आपने रेंट पे बिल्डिंग दी, और टुगेदर विद
अदर एमेनिटीज एंड फैसिलिटीज। फर्ज करें कि आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है। फर्ज करें कि हॉस्टल है। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप जेहन में रखिएगा, फैक्ट्री, फैक्ट्री विद मशीनरी। ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप जेहन में रख सकते हैं, हॉस्टल, हॉस्टल बिल्डिंग। ठीक है। आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दी और आपने उसके साथ साथ कुछ अदर फैसिलिटीज भी दी हैं। जैसे कि अदर फैसिलिटीज लाइक, आप कह लें कि भाई आपने आपने खाना दिया है, जो भी वो लोग उधर रहेंगे आपके पास। आपने इंटरनेट की सहूलत दी है। आपने सिक्योरिटी सर्विस दी है। ठीक है। और आपने फर्ज करें लॉन्ड्री सर्विस भी दी है। तो ये वाली जो सर्विसेज है ये अदर सर्विसेज हैं। ठीक है। और बिल्डिंग आपने उसका रूम जो है वो रेंट पे दे रहे हैं। तो भाई ये जो बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है ना, इसके इसके बदले में आप जो इनकम लेते हैं ना, रेंट, फर्ज करें कि आप लेते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ। क्या लेते हैं? 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ये आपका जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। ठीक है। और ये जो अदर फैसिलिटीज हैं इसका लेट्स सपोज आप लेते हैं भाई 5,000 रुपीज पर हेड। इसका फर्ज करेंगे 5,000 रुपीज पर हेड लेते हैं। तो भाई ये जो अदर फैसिलिटीज का जो है ना इनकम, ये आपकी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। तो 5,000 रुपीज आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। 10,000 जो बिल्डिंग का रेंट है वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में जो रूम का रेंट मिलता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है। और जो आपका बाकी सर्विसेज का आपको पैसे मिल रहे होते हैं, वो बेटा आपका जाएगा कहाँ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। क्यों जी, बात समझ आई है? बेटा वो आपका अदर सोर्सेज में जाएगा ना, तो अदर सोर्सेज में और खर्चे, हमने अदर सोर्सेज का चैप्टर नहीं अभी पढ़ा। उसकी टैक्सेशन कैसे करनी है वो हमने अभी नहीं पढ़ा। हम तो अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना। उधर उसके और खर्चे होंगे तो उधर जाके फिर देखेंगे भी। ठीक है। उस वक्त जो खर्चे होंगे फिर उनका देखेंगे ना उस चैप्टर में जाके कि उनका क्या हल निकालना है। ठीक है। वहाँ सारा कुछ फिर हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा। क्लियर है जी बात? क्यों जी, बात समझ आई है? चलें ठीक है। अब आगे चलें। अगला पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर्स। ठीक है। जॉइंट ओनर्स, फर्ज करें कि एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है वाली, और इसके दो ओनर्स हैं, टू ओनर्स हैं, टू ओनर्स हैं। एक है मिस्टर ए, दूसरा है बी। ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, ये दो ओनर्स हैं। ये दो ओनर्स हैं इसके। फर्ज करें कि एक सिनेरियो तो ये है कि भाई, एक सिनेरियो तो ये है कि इनके दोनों के शेयर्स, ओनरशिप
शेयर इज डिफाइंड, यानी कि दोनों को पता है कि भाई उसका कितना कितना शेयर है। लेट्स सपोज इसका 60% शेयर है, ठीक है, और इसका कितना हुआ फिर 40%। ऐसा ही है ना? ठीक है। प्रॉपर्टी ऑन रेंट। रेंट ऑफ रुपीज 200,000 पर मंथ। ठीक है, 2 लाख रुपए पर महीना पे आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी है। अगर तो पता है अच्छा इसका 60% है, इसका 40% है, तो बेटा 2 लाख रुपए का 60% कितना हो जाएगा? 120,000। ठीक है। और उसके बाद 2 लाख रुपए का 40% कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है। और एनुअल, पूरे साल का टोटल टैक्स ईयर की इनकम कितनी हो जाएगी? 1,20,000 इंटू 12, और इसी तरह से 80,000 इंटू 12। तो आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो, लेट्स सपोज टैक्स ईयर 2024 है, लेट्स सपोज ये टैक्स ईयर 2024 है, तो बेटा इतनी इतनी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाएगी, मिस्टर ए की और बी की। ठीक है जी। ठीक है भाई, बात समझ आइए। अच्छा लेट्स सपोज, ये तो है सिनेरियो वन, ओनरशिप डिफाइंड है, ओनरशिप पता है किसको कितने परसेंट उसका शेयर है। ठीक है। ये आप कह लें कि पहला सिनेरियो हो गया। पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, ओनरशिप इज नॉट डिफाइंड। पता ही नहीं है कि भाई किसका कितने परसेंट है, किसका कितने परसेंट है। ठीक है। पता ही नहीं है। ओनरशिप नॉट डिफाइंड। तो भाई आपने ये टोटल इनकम जो है ना, इसकी जो टोटल इनकम बनती है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो बनती है, आपने क्या करना है, इस 200,000 रुपीज को, टोटल इनकम ऑफ रुपीज 200,000, इसकी ट्रीटमेंट सुनने। ये आपने ऐसे ट्रीटमेंट करनी है जैसे कि ये एक एओपी है। ट्रीटमेंट ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था ना भाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन होगी, और जो हमने बाद में पढ़नी, टू बी, जो अभी तक हमने नहीं ना पढ़ी, एओपी की टैक्सेशन, टू बी स्टडीड लेटर ऑन। इसका एक अलग चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे तो तब ये समझना है। ठीक है। कब पढ़ा था भाई? एओपी कब पढ़ा था हमने? ठीक है जी, बात समझ आई है। तो अगर तो ओनरशिप डिफाइंड है, तो फिर तो आप इसको अलग-अलग से इनको ट्रीट कर लेंगे। अगर ओनरशिप नहीं डिफाइंड तो फिर आपने इसको अलग से ट्रीट नहीं करना, फिर आपने इसको एओपी की तरह ट्रीट करना।
चलें बेटा, ये मैं भेज देता हूँ, दो आपके होमवर्क हैं और आपने ये रिवाइज भी करना है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं।